आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लाउड के बारे में, राइट? सो क्लाउड क्या होता है, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, राइट? एक क्लाउड का एग्जांपल हम देखेंगे एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी नीड टू सिक्योर क्लाउड, राइट? सो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि क्लाउड होता क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं क्लाउड्स में, क्या क्लासिफिकेशन होती है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, राइट? एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए डब्ल्यू एस, अमेजॉन वेब सर्विसेज। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ए डब्ल्यू एस के कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है एंड क्लाउड सिक्योरिटी की नीड क्यों है हमें। एंड फाइनली हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे टू हेल्प यू लर्न बेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्लास। सो मोहन, क्लाउड के बारे में कोई आइडिया है आपको? क्लाउड सुना है, क्लाउड क्या होता है, या फिर मतलब कुछ भी? ओके, तो मतलब आपने डेटा स्टोर के हिसाब से सुना है। करेक्ट है। जैसे कि आप क्लाउड पे स्टोर करते हो, आपका गूगल क्लाउड हो गया, राइट? जहाँ पे आप गूगल ड्राइव पे चीज़ें, फाइल वगैरह सेव कर रहे हो। सो दैट वे यू आर नॉट रॉन्ग। बट क्लाउड में ना सिर्फ डेटा स्टोरेज वाला पार्ट नहीं आता, स्टोरेज भी आता है एंड कंप्यूट भी आता है। सो हम देखेंगे धीरे धीरे कि ये सब क्या है। सो क्लाउड क्या होता है ना, कोई भी रिमोटली अगर कोई सर्वर्स है जिसका एक नेटवर्क है ना, उसको क्लाउड बोला जाता है। मतलब क्लाउड अपने आप में फिजिकल कोई एंटिटी नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि सपोज मेरे पास ना दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? एंड सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, दो भी नहीं, सिंपलिसिटी के लिए मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें मे बी टू मे बी 60 GB रैम है, राइट? 1 TB का स्टोरेज है एंड कुछ कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। अभी मैं इस कंप्यूटर को मैंने रखा हुआ है अपने पास, ठीक है? ये नेटवर्क पे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड अगर आप इंटरनेट के थ्रू मेरे इस कंप्यूटर पे आके कुछ स्टोर कर पा रहे हो, या फिर आप इस पे कुछ एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिमोट एक्सेस। की मतलब आप डायरेक्टली जाके फिजिकली उस कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं कर रहे हो, आप दूर से उस कंप्यूटर पे एक्सेस ले रहे हो। सपोज कि आप एफ हमने पढ़ा था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? तो यहाँ पे एफ का सर्वर रन हो रहा है एंड आप एक दूसरे मशीन से इस पे कनेक्ट कर रहे हो, इस पे फाइल्स डाल रहे हो, मे बी आप एक्सेस कर रहे हो फाइल्स, या कुछ अलग अलग टास्क कर रहे हो। तो ऐसे जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे ना, मे बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स, जिनको हमने कनेक्ट कर रखा है, और वो कहीं तो स्टोर्ड, कहीं किसी जगह पे उनको रख रखा है हमने, उनको कनेक्ट कर रखा है अब इंटरनेट से, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे मे बी डेटा स्टोर कर रहे हैं या फिर कुछ और काम हम इस पे कर रहे हैं। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि ये जो कनेक्टेड है इसको हम बोल रहे होते हैं क्लाउड, राइट? और उसके बाद इसका काम क्या था कि स्टोर करना, मैनेज करना और प्रोसेस करना डेटा को। जैसे आपने बोला कि डेटा स्टोर करते हैं, तो ऐसे ही स्टोर, मैनेज, प्रोसेस करने के लिए डेटा को यूज़ होता है। एंड ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। फिजिकल एंटिटी नहीं है मतलब क्लाउड अपने आप में कुछ ऐसे अलग से नहीं होता। क्लाउड एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दूर कोई कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, मे बी 10, 100, 50 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जो कि कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, जिनको हम थ्रू इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट वी कॉल इट एज क्लाउड। तो अब क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, है ना? क्लाउड की जैसे स्टोरेज के लिए हम क्लाउड पे क्यों स्टोर कर रहे होते हैं? हम्म। हाँ, मतलब बैकअप के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। करेक्ट है, एक पॉइंट है कि बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। बट क्लाउड का मतलब मेन पॉइंट क्या है ना, कि क्लाउड की जो हम क्लाउड में कोई भी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, वो एक तो वो फिजिकली सिक्योर्ड है, क्योंकि वो डेटा सेंटर्स में स्टोर्ड होता है जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो बड़ी कंपनीज ओन करती है, तो वहाँ पे फिजिकली फर्स्टली दे आर फिजिकली दे आर वेरी सिक्योर, केप्ड सिक्योर्ड, राइट? उसके बाद क्या है कि हम उस पर स्केल कर सकते हैं। अगर हमें आज मेरे को 5 GB डेटा स्टोर करना है, मैं 5 GB कर रहा हूँ, बट बाद में जाकर अगर मुझे 500 GB का कोई डेटा स्टोर करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा, जितना मैं यूज़ करूँगा उतना ही मुझे कॉस्ट लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे 500 GB का अगर डेटा मुझे अपने घर पर स्टोर करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत सारी हार्ड ड्राइव वगैरह खरीदना पड़ेगा। एक हार्ड ड्राइव खरीदना पड़ेगा इनफैक्ट 500 GB के लिए तो। बट अगर ऐसे आप सोचो कि आपको एक हार्ड ड्राइव खरीदना पड़ा, फिर आपको जब नीड नहीं पड़ी उस डेटा को स्टोर करने की, तो फिर आप क्या करोगे उस हार्ड ड्राइव का? उसका कोई काम नहीं आएगा, राइट? सो ऐसे ही जैसे जो पहला पॉइंट आता है ना, स्केलेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप स्केल कर सकते हो, जैसे कि हम डेटा के
एग्जाम्पल से अगर अभी समझे कि मान लो आपके पास एक छोटा सा आपके पास एक चिप है, मेमोरी कार्ड है, राइट, जिसकी कैपेसिटी है अभी सपोज 10 GB। अभी 10 GB में आपने स्टोर किया, उसके बाद आपके पास 1-2 GB एक्स्ट्रा हो गया, तो 1-2 GB का तो आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा, राइट। तो उस केस में आपको मे बी एक और 10 GB का मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा। बट फिर आपने वो डेटा डिलीट कर दिया, उसके बाद आपको उस डेटा की नीड नहीं पड़ी, तो उस टाइम पे आप इसको वापस बेच तो नहीं सकते ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको क्लाउड में डाल सकते हैं। क्लाउड पे हम क्या, क्लाउड पे एक कॉन्सेप्ट होता है पे पर यूज़ की, मतलब आप जितना यूज़ करोगे आप उतना ही पे करते हो। सो उस केस में अगर आप 1 GB स्टोर कर रहे होगे तो आपको 1 GB का कॉस्ट लगेगा, मे बी 2 GB करोगे तो उतना ही कॉस्ट लगेगा। सो इन दैट वे आप इजीली इसको स्केल भी कर पा रहे हो कि जब आपको ज़्यादा डेटा चाहिए, आपके पास स्टोरेज ऑलरेडी है, आपको अलग से कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा, आपको कुछ इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप्स में। एंड उसके जगह पे क्या है कि आप एफिशिएंसी भी आ रहा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि आप सब सोचो कि आपके पास एक ही स्लॉट है जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। आपने एक डाल रखा था, 10 GB का था, बट अब आपको 1 GB और स्टोर करना है, तो मे बी आपको 20 GB या 15 GB का मेमोरी कार्ड लेके उसमें डालना है, क्योंकि इसके ऊपर आप दूसरा नहीं डाल सकते, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो उस केस में क्या हुआ, ये वाला तो यूजलेस हो गया, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट क्या, फिर आपको एक नया भी खरीदना पड़ रहा है स्टोरेज, राइट। उसके कंपैरिजन में अगर आपको 1-2 GB क्लाउड पे स्टोर करना होगा तो इट विल बी कॉस्ट एफिशिएंट इन दैट वे। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो डेटा को, राइट। अगर आप क्लाउड में डाल रखा है आपने डेटा, और अगर किसी और को एक्सेस करना है तो कोई और भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, अगर आप उसको परमिशन देते हो ओनली देन, राइट। उसके बाद फिर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपके पास कि आप मे बी आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड फाइनली सिक्योरिटी भी है, क्योंकि जब तक आप नहीं एक्सेस दे रहे हो किसी और को वो एक्सेस नहीं ले सकता, राइट। आप उसको ऑथराइज करोगे तो ही वो एक्सेस लेता है। हम देखेंगे कैसे सिक्योरिटी आता है आगे जाके और भी। एंड जो फिजिकल सिक्योरिटी होती है डेटा की, वो तो सबसे बेस्ट होती है अगर क्लाउड में है, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज की डेटा सेंटर्स में स्टोर्ड है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे सिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ, वो आपको नहीं सोचना पड़ रहा। आप सिंपली यूज़ कर रहे होते हो और जितना आप यूज़ करते हो आप उसका पेमेंट करते हो। सो नाउ हमने देखा क्लाउड, और अभी हमने डिस्कस किया मेनली कि स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं एंड ऑल दोस थिंग। एंड इनिशियली क्लाउड सब लोग स्टोरेज के लिए ही यूज़ करते हैं, बट देर इज़ ऑल्सो अदर साइड टू इट विच इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है कि जो आप कंप्यूटिंग सर्विस होता है, जैसे कि आप एक लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर्स में जो भी काम कर रहे होते हो, कि मान लो आपने एक वेब सर्वर रन करना है या फिर आप कोई और सर्विस रन कर रहे हो, तो वो सब सर्विसेज अगर आपको किसी और रिमोट मशीन में करना पड़ा, राइट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था रिमोट मशीन, हमें पता है क्या है कि किसी रिमोट सर्वर पे अगर जाके मुझे करना पड़ा, सो इन दैट केस इट इज़ नोन एज कंप्यूट क्लाउड कंप्यूटिंग। जब आप उसको, जो आपका मशीन है वो आपके पास फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, आप उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट और थ्रू अ नेटवर्क, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। एंड इसमें क्या होता है कि आपको सर्वर्स मिल जाते हैं, स्टोरेज के डिवाइसेस मिल जाते हैं, एंड एप्लीकेशंस भी आप एक्सेस कर सकते हो ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब क्या, कि जब भी आपको नीड होती है, जब आपको उसको यूज़ करना है, आप तब उसको एक्सेस करते हो। आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आप चाहो तो आप उसको यूज़ मत करो, आपने उसको लेट गो कर दिया, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, राइट, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है। सो आप बता सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर मैं, ऐसा सिनेरियो है कि मेरे को एक कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए और मैं उसको थ्रू द क्लाउड में एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है, मैं क्यों करूँगा ऐसा। नहीं, स्टोरेज तो चलो ठीक है, मैं मे बी ज़्यादा स्टोरेज का लैपटॉप भी खरीद, कंप्यूटर भी ले सकता हूँ, राइट। सो मतलब मैं ऐसे सपोज करो कि आपके पास एक एक आपका वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, एक वेब एप्लीकेशन है जो कि आपको एक होस्ट करना है, राइट। एक सर्वर चाहिए आपको उसके लिए। सर्वर क्या है, जो हमेशा चलता रहना चाहिए, राइट। सर्वर शुड वर्क ऑल द टाइम, और उस पर जाके जब आप रिक्वेस्ट करते हैं लोग, तो आपका वो वेब एप्लीकेशन दिखता है उनको, है ना। सो नाउ सपोज कि उस वेब एप्लीकेशन को आपने अभी अभी लॉन्च किया है, आफ्टर दैट देर आर 10 यूजर्स हु आर गोइंग टू एक्सेस द वेबसाइट। आपके वेबसाइट पे भी 10 लोग आ रहे हैं। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि आपने मार्केटिंग ज़्यादा कर ली या फिर आपका वेबसाइट पॉपुलर ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे 100 यूजर्स आ गए।
तो 100 यूज़र्स तो चलो ठीक है, ये सर्वर मैनेज कर रहा है, इस पर लोड आ रही है राइट, कि कितने रिक्वेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो वो तो चलो ठीक है कि वो मैनेज कर लिया। बट सपोज किसी दिन 10,000 यूज़र्स आ गए, उस टाइम पे ये सर्वर में भी उसका एक कैपेसिटी होती है ना, कि आप एक सिंपल सा एक अगर सर्वर यूज़ कर रहे हो घर पे, में भी आपके खुद के लैपटॉप वगैरह पे आपने सर्वर बना के उसको हमेशा चालू छोड़ दिया है, तो उस केस में ये शायद इसकी कैपेसिटी नहीं होगी। इस टाइम पे क्या करेगा, ये सर्विसेज नहीं दे पाएगा, आपका वेबसाइट चलना बंद हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में आपके पास दो ऑप्शंस है कि आइदर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करो, क्लाउड पे अपने सर्वर को होस्ट कर दो, या फिर आप एक फिजिकल सर्वर ला के इसके साथ जोड़ दो एंड देन आप यूज़ करो, ठीक है। बट ये जो दूसरा सिनेरियो है, सिनेरियो 2 में क्या प्रॉब्लम आती है ना, कि पहले तो आपको फिजिकल कॉस्ट उसका बेयर करना पड़ेगा, कि आपको फिजिकल सर्वर खरीद के लाना पड़ेगा, फिर उसको आप सेटअप करो यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, कूलिंग वगैरह आपको देखना पड़ता है, पावर सप्लाई हमेशा उसको मिलनी चाहिए सो दैट कि वो बंद ना पड़ जाए कभी, है ना। वो सब आपने किया एंड दे आर कॉस्टली ऑब्वियसली। उसके बाद जब ये चालू हो गया, एक दो दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि यूज़र्स आने ही कम हो गए, मे बी 10,000 से घट के बस 100 यूज़र्स आ रहे हैं। सो इन दैट केस 100 यूज़र्स तो मेरा पुराना सर्वर भी यूज़ कर पा रहा था, वो भी हैंडल कर पा रहा था इतना लोड। तो उस केस में फिर ये जो सर्वर मैंने नया सेटअप किया अपने पास घर पे आके, उसका तो कुछ नीड नहीं रहा ना। तो उस टाइम पे अब मुझे क्या है, मुझे नहीं पता कि बाद में फिर ये 10,000 यूज़र्स आएंगे या नहीं। सो इन दैट वे इट इज़ नॉट एफिशिएंट, कि आपने एनर्जी जो यहाँ पे पावर आपको लग रहा था वो भी वेस्टेज किया, आपने जो मनी वहाँ पे इन्वेस्ट किया वो भी आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, एंड ऑब्वियसली ये पड़ा हुआ है आपके पास। सो उस सिनेरियो में आप सोचो कि आपके पास एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आप, जहाँ पे जाके क्या करोगे, आप ऐसे क्लाउड में जाते हो एंड आपने एक वर्चुअल मशीन लिया, हमने वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है राइट। सो आप क्लाउड के थ्रू आप ऐसे एक वर्चुअल मशीन पे एक्सेस कर रहे हो जो कि उतना ही पावरफुल है, राइट। एंड यहाँ पे आपने उसको प्रोविजन कर दिया, आपने इस वर्चुअल मशीन को ऑन किया, यहाँ पे आपने अपना सर्वर होस्ट कर दिया जो कि लोगों को दिख रहा है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको नीड है वो वर्चुअल मशीन चल रही है, जितना आप उसको यूज़ करोगे, जितना टाइम आप यूज़ कर रहे हो मे बी आवरली बेसिस पे, उतना आपको रेट आएगा, एक आपने उसको पे कर दिया। जब ये यूज़र्स आना बंद हो गया तो उस टाइम पे आपने इस मशीन को एक्सेस करना बंद कर दिया, आपने इस मशीन को स्टॉप करके रख दिया, एंड दैट टाइम यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, राइट। सो दैट्स वाई पीपल यूज इट, कि इतना स्मूथली सब कुछ हो जाता है कि आपको अगर स्केल करना है, राइट, कि अगर आपको मान लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गई है, आपको लाखों में लोग आपके वेबसाइट्स में आ रहा है, तो इन दैट केस आपको मे बी ऐसे मल्टीपल सर्वर्स भी चाहिए। सो इन दैट वे इट्स वेरी इजी कि आपको बस ये वर्चुअल मशीन्स ऑन करना है एंड देन आपका जो सर्वर्स है वो सेटअप हो गया, आपका वेबसाइट चलने लग गया। एज कम्पेयर कि अगर आपको ऐसे चार चार सर्वर्स आपको खरीद के फिर उनको लगा के ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, राइट। सो दैट्स वन पॉइंट। उसके बाद क्या है कि आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है अप टू अ सर्टेन लेवल, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोग आपके आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे और बहुत ज़्यादा आपका यूजेज है, तो इन दैट केस मे बी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे, बट इन स्मॉल सिनेरियोज, इन मोस्ट ऑफ सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली आपकी पावर की यूटिलाइजेशन हो रही है, स्केल कर सकते हो आप बहुत ईजिली, राइट। एंड यहाँ पे आपको लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको नीड है वो बहुत कम हो जाती है, कि आपको लोकली सर्वर्स नहीं रखना है, आपको एक सर्वर रूम नहीं सेटअप करना, उसका पावर बैकअप, उसकी कूलिंग, ये सब चीज़ों को लेके आपको नई टेंशन लेना होता है यहाँ पे। So now let's compare what is cloud and what is cloud computing. Cloud is referring to the network of the servers that are or the services that are accessible over the internet. Right? Cloud is a bigger term. एंड इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम स्पेसिफिकली रेफर कर रहे हैं जब हम कोई कंप्यूटिंग सर्विस ले रहे हैं, कि आप कोई वर्चुअल मशीन आप ले रहे हो या फिर आप कुछ डेटाबेस बना रहे हो कहीं पे, सो इन दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज। एंड क्लाउड रेफर्स टू द स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर एंड एप्लीकेशंस एवरीथिंग। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में जब आप आते हो तो आप बस सर्वर्स अगर आपने लिया, आपने कोई स्टोरेज लिया या फिर आपने नेटवर्किंग ली क्लाउड से, सो दोज थिंग्स कम अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग। सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। सो इसमें क्या है कि क्लाउड सर्विसेज को कौन यूज़ कर रहा है और कैसे यूज़ कर रहा है उसके बेसिस पे है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। सो दीज आर द फोर टाइप्स बेस्ड ऑन कि कौन यूज़ कर रहे हैं, राइट। So the first one is public cloud. So public cloud is offered to the general public, right? Public term से हमें पता चल रहा है कि जो general public कोई भी use कर सकता है उसको, who wants to purchase it, आपको purchase करना है and then you can start using it. तो इसमें example, major examples क्या है cloud providers का, AWS, Azure and GCP. So AWS stands for Amazon Web Services. It is provided by Amazon. Then Azure is provided by Microsoft, and finally we have GCP, which is provided by Google.
नेक्स्ट आता है प्राइवेट क्लाउड, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है या फिर जो सर्विसेज होती है वो डेडिकेटेड होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है जो यूज़ करने वाले हैं इन सर्विसेज को एंड एवरीथिंग, राइट। और ये क्या होता है, ये ग्रेटर कंट्रोल आपको प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कस्टमाइजेशन, बिकॉज इट इज़ मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे VMware क्लाउड फाउंडेशन, ओपन स्टैक, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का भी एक सेपरेट सर्विस है फॉर द प्राइवेट क्लाउड एज वेल। नेक्स्ट वी हैव दिस हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में भी क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ कंपनीज हैं उनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तो पब्लिक क्लाउड पे ही है, बट समटाइम्स इफ देर इज़ अ लोड एंड दे नीड सम एडिशनल पावर, राइट, सो उस केस में क्या करेंगे कि सीमलेसली सारा काम चलता रहे, उसके लिए वो इंटीग्रेट करते हैं कंपनी के पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के साथ, ठीक है। तो उस केस में वो बन जाता है फिर हाइब्रिड क्लाउड, राइट। तो इसमें डिज़ाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा उस कंपनी के प्राइवेट क्लाउड के साथ। एंड द प्राइवेट क्लाउड एप्लीकेशन जो भी चल रहा होगा उस प्राइवेट क्लाउड के ऊपर, दे कैन टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम पब्लिक क्लाउड एंड मे बी राइट इन टू देम। इसमें मेन एग्जांपल्स आते हैं IBM क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, राइट, एंड AWS आउटपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी लाइक ऑल्सो सेज कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है। सो इसमें क्या होता है ना कि कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको क्लाउड सर्विसेज चाहिए एंड दे हैव अ सिमिलर गोल, राइट, कि एक सेम टाइप के काम वो लोग कर रहे होते हैं या फिर सेम उनके कंसर्न्स होते हैं या शेयर्ड कंसर्न्स होते हैं। सो इन दैट केस इट कम्स अंडर द कम्युनिटी क्लाउड। सपोज देर इज़ अ गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड जहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक साथ यूज़ कर रहे हो उस क्लाउड को, या फिर एक हेल्थ केयर कम्युनिटी के लिए कोई क्लाउड है जो सिर्फ हेल्थ केयर कंपनीज यूज़ कर रही है, इन दैट वे, राइट। सो दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लाउड दैट आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कि कौन यूज़ कर रहे हैं या फिर कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वी हैव द क्लाउड सर्विस मॉडल्स। इसमें क्या होता है कि क्लाउड से हम क्या सर्विसेज ले रहे हैं उसके बेसिस पे देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स। द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकेंड वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो आप देखते हैं कि करके कि क्या होते हैं ये, राइट। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है या फिर IaaS भी बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो इस केस में आपको क्या होगा, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो एंड उसको यूज़ करके आपको जो भी करना है, राइट। आपको अगर एक वेब सर्वर आपको होस्ट करना है या फिर आपको एक डेटाबेस बनाना है, आप वो अपनी एप्लीकेशंस आप कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ वर्चुअलाइज्ड वे यू विल बी गेटिंग, राइट। अगर आपको वर्चुअल मशीन्स चाहिए, वर्चुअल कंप्यूटर्स चाहिए फॉर दैट, देन आप स्टोरेज ले सकते हो या फिर नेटवर्किंग ले सकते हो। सो इसमें यूज़र आके अपने अपने पहले तो उस सर्विसेज को एक्सेस करके अपना मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट दे कैन डिप्लॉय एंड मैनेज देयर एप्लीकेशंस। सो इसमें जो मेन एग्जांपल्स है वो क्या हो सकते हैं, राइट। सो GCP या फिर राइट GCE, गूगल कंप्यूट इंजन, AWS EC2 इंस्टेंस, इन चीज़ों का नाम सुना है पहले कभी? ओके। सो जैसे ये सर्विसेज होती है ना AWS की, हम पढ़ने भी वाले हैं अबाउट EC2 इंस्टेंसेस। सो ये कुछ सर्विसेज होती है जैसे EC2 एंड गूगल कंप्यूट इंजन। ये सर्विसेज क्या है, आपको अलाउ करती है कि आप गूगल क्लाउड पे जाके या फिर AWS पे जाकर आप अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, जैसे कि आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके कर रहे हो, राइट। तो वैसे वहाँ पे भी आप कर सकते हो और ज़्यादा सीमलेस वे में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप अपना हार्डवेयर चूज़ कर सकते हो, एक काफ़ी हाई स्पेक हार्डवेयर आप चूज़ कर सकते हो वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट रैम वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है आप वो सब चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर वर्चुअल मशीन देयर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यहाँ पे आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है, राइट। जो भी फिजिकली आपको भी चाहिए होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू गेट दैट वर्चुअली थ्रू द क्लाउड एंड आप उसको यूज़ करके अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, राइट। सो प्लेटफॉर्म में क्या है कि आपको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा कि आपको क्या करना है, बट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे जाकर आप अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो या फिर डिप्लॉय कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो। सो सपोज आप एक वेब डेवलपर हो एंड आपने एक अपना वेबसाइट बनाया है जिसको आपको कहीं होस्ट करना है, राइट। जैसे हम लोकल उस पर काम कर रहे होते हैं बट हमें होस्ट करना है उसको कि एक वेबसाइट डोमेन पे जाकर हम डालूंगा तो वहाँ पे दिखना चाहिए वो। सो फॉर दैट केस देर आर सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हिरोको हो गया। हिरोको पे जाके आप वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, कुछ नहीं आपको बस अपना कोड वहाँ पे देना होता है वेबसाइट का एंड देन इट गेट्स डिप्लॉयड एंड फिर आप मैनेज भी कर सकते हो कि कब उसको एक्सेसिबल रखना है नहीं रखना है एंड ऑल दोज थिंग्स।
इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर यूजर्स टू मैनेज द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको नहीं देखना पड़ेगा कि वो जो जिस मशीन पे वो चल रहा है वो कौन से उसका क्या स्पेसिफिकेशंस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चल रहा है। आपको वो सब मैनेज नहीं करना पड़ेगा, आपको उस मशीन में जाके आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस अपना कोड करना है एंड देन यू हैव टू जस्ट डिप्लॉय इट समवेयर हियर एंड देन इट दे विल गेट डिप्लॉयड। So इसमें Google App Engine is also a good example of it. Microsoft Azure App Service is also there. सो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर होती है जो आपको कुछ एप्लीकेशन देती है, राइट, कि आप एक कॉलेज में हो तो फिर आपका जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर यूएमएस होता है, राइट। सो वो सब चीज़ें जो आती है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के अंदर आती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होता है उनको आप एक्सेस करते हो एंड आप उसमें कुछ कस्टमाइज़ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। आप मे बी आपका जो आपके एंड पे जो आपको दिख रहा है वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। सो आपके पास बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस करने का आपको ऑप्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है, द बेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज दैट कि आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना, आपको सेटअप नहीं करना, आप सिंपली यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल वर्क स्पेस हो गया जहाँ पे आपको जीमेल का एक्सेस मिल जाता है, राइट, या फिर गूगल ड्राइव का एक्सेस है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो अभी समझते हैं कि इन तीनों में क्या कंपैरिजन है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस यू गेट, राइट। सो सो फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि पहले तो कोई भी सर्विस में ये जो चीज़ें हैं ये रहेगी, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, राइट। जैसे नेटवर्किंग है, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशंस, राइट। सो इन सब चीज़ों में क्या है कि इनको आपको मैनेज नहीं करना होता। ये जो भी वेंडर है जिससे आप एक्सेस कर रहे हो इन सर्विसेज को, वहाँ पे वो मैनेज कर रहे होंगे। आपको नहीं देखना कि क्या नेटवर्किंग करनी है, क्या स्टोरेज के लिए क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, हार्डवेयर वगैरह। आपको बस आके ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मैनेज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आप उस पर क्या चीज़ें रन करनी है, एप्लीकेशंस आप वो ठीक कर, आप वो मेक श्योर कर सकते हो, क्या उसमें रन टाइम है, ऑल दोज थिंग्स यू मैनेज। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज सर्विस। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बस आप डेटा मैनेज कर रहे हो और क्या एप्लीकेशन आप डाल रहे हो, बस आप उस एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो कि हाँ ये एप्लीकेशन मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। फाइनली इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस द यूजर हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ मैनेज, राइट। यहाँ पे आप बस अपना डेटा ही मैनेज कर रहे हो तो कि आप क्या डेटा डाल रहे हो वहाँ पे एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे जो भी बाकी नीचे की चीज़ें होती है ये आपके एक्सेस में नहीं होता, ये इट इज़ मैनेज्ड बाय द वेंडर हु इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट सर्विस। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू क्लाउड की क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है एंड वाई डू वी नीड इट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। तो इसमें कोई डाउट है अबाउट क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग, एनीथिंग? ओके, ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट AWS, राइट, Amazon वेब सर्विसेज। सो Amazon के बारे में पता है, राइट, हमें Amazon वेब सर्विसेज के बारे में सुना था पहले, इससे पहले? अमरजीत, यू कैन ऑल्सो टाइप इन द चैट बॉक्स। सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट कर सकते हो? मोहन, आपका आवाज़ क्लियरली नहीं आया। ओके, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो AWS क्या है ना, अमेजोन का सबसे पहले जो बिजनेस था कि वो चीज़ें डिलीवर करते थे, राइट। दे वर अ शॉपिंग वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। सो उस केस में क्या था ना कि जैसे सपोज ये जो एक ग्राफ है कि कितना उनको डिमांड थी उनकी सर्विसेज की, राइट, कि उनके वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा था, कितना उनको कंप्यूटेशन पावर चाहिए हो रहा था। सो वो ऐसे 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 चलता था एंड देन सडनली देर वॉज सम सेल्स दैट वुड कम, जैसे अभी भी होते हैं, राइट, कि अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फिर कुछ भी अलग अलग सेल्स उनके जो चल रहे होते हैं, उस टाइम पे वो इतना बढ़ता था एंड आफ्टर दैट अगेन इतना, एंड इन दिस वे, राइट। सो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब एकदम से इतना डिफरेंस आ जाता है ना यूज़र्स में कि इतने हमें यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, इतना लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, उस टाइम पे उनको सर्वर्स भी उतना ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। उतने ज़्यादा सर्विस उन्हें चाहिए होंगे सो दैट कि वो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाए लोगों को, वो वेबसाइट क्रैश ना हो जाए। नहीं तो क्या होता है, क्रैश हो जाएगा,
आफ्टर दैट दे विल लूज द कस्टमर्स, ठीक है, ये भी लूज करेंगे जो एक्स्ट्रा उनको मिल सकता था। उसके बाद मे बी जो यूजर्स जो पहले आने वाले थे वो शायद ना आए क्योंकि उनको सर्विस अच्छी नहीं मिली उस टाइम पे। सो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, इस डिमांड को मीट करने के लिए हम अपना जो कैपेसिटी है वो यहाँ तक ले जाते हैं। पहले उनके पास कैपेसिटी क्या थी, यहाँ पे थी, क्योंकि उनको इतने इतने ही आ रहे थे ऑन एन एवरेज। सो दिस वाज देयर कैपेसिटी। सो अभी उन्होंने कैपेसिटी अपनी बढ़ाई एंड यहाँ पे जाके उन्होंने जो भी उन्होंने अलग से सर्वर्स वगैरह बनाया, अपना डेटा सेंटर बनाया, जिससे कि वो अपनी सर्विसेज को बेटर कर पाए फॉर दिस पार्ट, राइट। सो जब ये कर लिया उसके बाद द प्लेटफॉर्म वर्क्स फाइन, इसमें आप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वो चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, यूजर्स भी सही है। बट जब नॉर्मल टाइम होता है ना, जब कोई सेल नहीं चल रही होती, तो यूजेज तो इतनी ही है या फिर इतनी है मैक्स। तो उस केस में जो ये एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर है ये तो वेस्ट जा रहा था, राइट। तो उन्होंने देखा कि ये तो वेस्ट जा रहा था। सो उन्होंने क्या किया, इस कंप्यूटेशन पावर को फिर रेंट करना स्टार्ट किया एंड उस तरीके से फिर धीरे धीरे जाके अभी जो बना है अमेजॉन वेब सर्विसेज, वो आया एग्जिस्टेंस में, राइट। सो पहले अमेजॉन का क्या था, वो सिंपल अपना ऑनलाइन शॉपिंग चला रहे थे। बट उसके बाद जब ये एक्स्ट्रा पावर उनके पास बचा, उन्होंने इनोवेट किया वहाँ पे एंड देन दे स्टार्टेड दिस पब्लिक क्लाउड सर्विस और नोन एज अमेजॉन वेब सर्विसेज। दे आर द पायोनियर कि आज जैसे हम कोई भी क्लाउड में सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, सो दे स्टार्टेड इट फर्स्ट। सो इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय amazon.com एंड इसमें आपको अलग अलग तरीके के सर्विसेज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही सर्विसेज हैं वहाँ पे, जिसमें आप पावर, कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, अलग अलग तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो वहाँ पे जाके। एंड इट सर्व्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली वी नो। एंड अमेजॉन का अभी जो है, जो मेन उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, दैट इज़ AWS, राइट। कि AWS इतना बड़ा हो गया अभी उनके लिए कि इट इज़ मोर देन द अमेजॉन शॉपिंग पार्ट एंड अदर थिंग्स, राइट। सो दिस इज़ हाउ द कंसोल लुक्स लाइक जब आप अमेजॉन AWS पे जाते हो। जस्ट अ मिनट। तो जैसे आप AWS पे जाते हो, ऐसे आप AWS मैनेजमेंट कंसोल पे अगर आप क्लिक करते हो, देन आप यहाँ पे रीच कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पे ये इसका होम पेज है, यहाँ पे जाके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग्स एंड एवरीथिंग यू कैन रीड एंड यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड क्रिएट योर AWS अकाउंट यहाँ पे। देन यहाँ पे जाके आपको एक्चुअली आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो AWS के लिए। आपको एक ईमेल एड्रेस एंड नॉर्मल जैसे आप साइन अप करते हो किसी भी वेबसाइट पे, इन दैट वे यू कैन साइन अप। एंड जब आप साइन अप करने के बाद, जब आप साइन इन करते हो अपने अमेजोन अकाउंट पे, एट दैट टाइम आपको ऐसे एक कंसोल एक्सेस मिलता है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ कुछ रिसेंटली व्यूड सर्विसेज हैं, आपको अलग अलग डिटेल्स मिलता है, कॉस्ट्स क्या है, क्या एक्सेस वगैरह है, अलग अलग चीज़ें, राइट। इसको हम अच्छे से समझेंगे आगे। सो AWS का मेन फीचर्स क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इट इज़ स्केलेबल एंड सिक्योर, राइट। सो हमने ऑलरेडी ये जो टर्म्स है इनको अच्छे से समझ लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि आप कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो उस चीज़ को, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप जितना यूज़ कर रहे हो आप उतना ही पे करते हो, आप एक्स्ट्रा नहीं पे कर रहे होते। एंड उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी, कि आपको अगर मल्टीपल सर्विस की ज़रूरत पड़ रही है किसी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो आप वो यहाँ पे स्केल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जो कि अमेजोन प्रोवाइड कर रहा होता है। सो हमने थोड़ी देर पहले EC2 इंस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इलास्टिक कंप्यूट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है। सो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है ना, अमेजोन का एक सर्विस है जिसको यूज़ करके आप वर्चुअल मशीन्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड उनको फिर आप एक्सेस कर सकते हो, उनको रन कर सकते हो, राइट। इट अलाउज यू टू रेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स। आप रेंट कर रहे हो तो क्यों, क्योंकि जितना आपको चाहिए, जितना आप यूज़ कर रहे हो तो आप उतना पे करते हो। जब आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हो एंड फिर आपको कोई चार्ज नहीं होना होता। तो इसकी जो मेन फीचर है ना कि यहाँ पे आपको स्केलेबल वर्चुअल सर्वर्स मिलता है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आपको मोर पावर चाहिए तो आप उसको स्केल कर सकते हो हॉरिजेंटली, या फिर आप उसमें कन्फिगरेशंस को फ्लेक्सिबल है तो आप कन्फिगर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट इट इज़ ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि पे पर यूज़ है। एंड फिर आपको सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पे, आप उसको सिक्योर कर सकते हो, उसकी नेटवर्किंग में भी जाके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो कि वो सिक्योर रहे, कोई उस पर अटैक्स ना कर पाए, राइट। सो दिस इज़ हाउ द कंसोल लुक्स लाइक। आप जब कंसोल पे जाते हो, यहाँ पे आप सर्च करोगे अगर EC2 इंस्टेंस, सो यहाँ पे जाके आपको एक डैशबोर्ड सा ओपन होता है। यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हो इंस्टेंस को, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्लिक करके आप अलग
एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो. सो इंस्टेंस इज नथिंग बट जो भी वर्चुअल मशीन है उसको इंस्टेंस बोला जाता है, राइट. सो वहाँ पे जाके आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो टोटली कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें जाएगा, क्या उसकी स्टोरेज, रैम, ऑल दोस थिंग्स. तो इसकी यूज़ केसेस क्या क्या है ए डब्ल्यू एस EC2 इंस्टेंस का, कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, जैसे कि आपको एक वेब सर्वर चाहिए तो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो इस पर्टिकुलर मशीन में. कोई एप्लीकेशन को स्केल करना है कि एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है जो कि मे बी आपका ऑन प्रेम सर्वर पे चल रहा है, जो आपके पास सर्वर है, बट उसके ऊपर आपको एडिशनल लोड के लिए आपको एक और सर्वर वहाँ पर डिप्लॉय करना है, सो उसके लिए आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अगर आपको करनी है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ एक स्पेसिफिक टास्क है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए, बहुत हाई एंड मशीन चाहिए, बट आपको पता है कि वो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चाहिए, आपको हमेशा नहीं ज़रूरत है उसकी, तो उस केस में भी आप वहाँ पे जाके इजीली एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो जिसकी हाई स्पेसिफिकेशंस हो, एंड उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंड वंस यू आर डन विद इट आप उसको डिलीट कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल. सो ये था EC2 इंस्टेंस जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे. नेक्स्ट वी हैव AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस और S3. सो S3 मीन सिंपल स्टोरेज सर्विस, दैट वाई दे कॉल इट S3. इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्लाउड पे कोई भी डेटा स्टोर करना है, स्टैटिक डेटा है जिसको आपको स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो. ये बहुत ज़्यादा, ये भी स्केलेबल है एंड हाई स्पीड क्लाउड स्टोरेज है. इसमें क्या होता है कि मेनली अगर आपको कुछ भी बैकअप करना होता है या फिर आर्काइव करना होता है डेटा को, फॉर दैट रीज़न यू कैन यूज़ AWS S3. इसमें मिनिमम फीचर्स होता है क्योंकि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप बस रीड कर रहे होते हो वहाँ से या फिर आप राइट कर रहे होते हो, राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड एंड ईजी टू यूज़ फॉर द डेवलपर्स एज वेल. सो जब आप कंसोल में जाते हो, ऐसे यहाँ पे जाके आप S3 सर्च करते हो तो ऐसे ओपन होता है, राइट. सो आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बकेट, एंड उसके बाद आप कुछ कुछ कन्फिगरेशंस कर सकते हो उस पर, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ इट. इसके यूज़ केसेस, सो यू टेल मी व्हाट कैन बी द यूज़ केसेस ऑफ AWS S3. आपको क्या लगता है कि अगर डेटा स्टोरेज एंड ऑल दोस थिंग्स है तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको? मोहन, अमरजीत, यू कैन टाइप इन द चैट और यू कैन अनम्यूट एंड से. नो वन. Amarjeet, are you typing? If you're typing, you can raise your hand or something. Okay. ओके, सो यूज़ केसेस क्या है इसकी, कि अगर आपने कोई डेटा को बैकअप करना है, राइट, कि मेरे पास एक डेटाबेस है जो कि रन हो रहा है, अब उस डेटाबेस से डेटा मैं चाहता हूँ कि बैकअप होकर कहीं और भी स्टोर्ड रहे, जिससे कि अगर डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इन दैट केस आई कैन एक्सेस इट एंड यूज़ इट. सो इन दैट सिनेरियो इट हेल्प्स अस. उसके बाद क्या आता है कि अगर कोई बड़ी डेटा है जिसको हमें स्टोर करना है तो वहाँ पे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशंस रन कर सकते हैं. आफ्टर दैट फॉर डिजास्टर रिकवरी, ये इट इज़ सिमिलर फॉर टू बैकअप एज वेल, कि आप बैकअप करके रखते हो, जैसे कोई अगर डिजास्टर हो जाती है, मेन डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो देयर यू हैव अ बैकअप फॉर इट. फाइनली यू कैन डू मीडिया स्टोरेज एंड स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हो कुछ हद तक, राइट. फिर आप स्टैटिक वेबसाइट्स जो है उनको भी आप होस्ट कर सकते हो वहाँ पे एक्चुअली, कि आपने स्टैटिक वेबसाइट्स को वहाँ पे डाल सकते हो एंड देन यू कैन ट्राई होस्टिंग इट. नेक्स्ट वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर भी हो रहा है. तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या हो सकता है, राइट. ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब सर्वर ही नहीं है और कंप्यूटर चल रहा है, मतलब वो सर्विस चल रही है. व्हाट डू यू थिंक कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या होता होगा? सो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी हम सर्वर विथ सर्वर जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि सपोज यू हैव अ आर्किटेक्चर जहाँ पे आपके पास एक सर्वर है, एंड मे बी ये क्लाउड पे स्टोर्ड है, मे बी ये आपके ऑन प्रेमिसेस है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट ये सर्वर है, ये सर्वर हमेशा रन कर रहा है, एंड जब भी आप इस पर कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट. जैसे कोई भी वेब सर्वर हो गया, मान लो कि आप जब भी उस पर रिक्वेस्ट करते हो वहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमेशा अप एंड रनिंग है. बट सर्वर लेस क्या कहता है कि वी डोंट नीड टू कीप द सर्वर रनिंग ऑल द टाइम. इसमें क्या होगा कि जैसे ही कोई यूज़र आ रहा है, उसने कुछ रिक्वेस्ट दिया, एक प्रोसेस चलेगा एंड वहाँ से फिर सर्वर इंस्टेंस रन होने लग जाएगा, वो इसका डेट जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा, एंड देन फाइनली यू विल गेट द रिस्पॉन्स, राइट. एंड फिर आफ्टर सम टाइम जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा होगा क्लाइंट साइड से, फिर ये सर्वर को बंद कर देंगे हम लोग.
राइट। दैट्स द मेन आइडिया बिहाइंड सर्वर लेस कंप्यूटिंग। इसमें ऐसा नहीं है कि सर्वर नहीं है, ऑब्वियसली सर्वर की हमें ज़रूरत है, बट इस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, सर्वर को बस तभी चला रहे होते हैं जब हमें यूज़र साइड से कोई रिक्वेस्ट आ रहा होता है, या फिर जब हमें नीड होती है सर्वर को। और अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उस केस में हम इसको बढ़ा सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्वर्स को हम ईजिली स्केल कर सकते हैं अप एंड डाउन, राइट, बेस्ड ऑन द नीड। सो AWS में भी ऐसी सर्विस होती है जो कि आपको फिक्स सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पे सर्वर लेस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मिलता है। सो दैट इज नोन एज AWS लैम्डा। लैम्डा में क्या होता है कि जैसे कोई भी सर्वरलेस में होता है कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई इवेंट ऑकर हो रहा है, उसके बेस पे एक सर्वर डिप्लॉय होगा एंड देन वो कोड चलेगा। सो सपोज फॉर एग्जांपल अ फोटोग्राफ इज टेकन हियर। अभी एक सिनेरियो है कि एक फोटोग्राफ क्लिक किया किसी ने, आफ्टर दैट ही अपलोड इट टू S3 बकेट। आपके पास S3 बकेट का एक्सेस है, आपने वहाँ पे अपलोड किया। जैसे S3 बकेट पे कोई नया अपलोड हुआ, उस केस में क्या हुआ, एक लैम्डा जनरेट हुआ। सो AWS लैम्डा सर्विस चालू हुआ, उसने कुछ काम किया उस इमेज पे, उसने उस इमेज को रीसाइज किया या फिर उसकी क्वालिटी इन्हेंस की, एंड आफ्टर दैट उसको दोबारा से किसी दूसरे S3 में डाल दिया या फिर उसको किसी और डेटाबेस में स्टोर कर दिया, राइट। सो द कॉन्सेप्ट हियर इज इट्स अ सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस, जिसमें कुछ कोड रन हो रहा होगा, एंड कोड तभी रन होगा जब कोई इवेंट ऑकर होगी। तो इवेंट ड्रिवन ये काम करता है, एंड इसमें क्या होगा कि जितनी आपको नीड है बस वही चलेगी। इट्स नॉट दैट कि हमेशा S3 बकेट पे कुछ ना कुछ अपलोड होता ही रहेगा, बट जब भी अपलोड होगा ये लैम्डा फंक्शन वर्क करेगा एंड आपका फंक्शन दे देगा, राइट। सो दिस इज अनदर सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय AWS, एंड इसको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पे आपको पता है कि हमेशा रिक्वेस्ट नहीं आ रहे होंगे या हमेशा इसको रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इन दो सिनेरियोज यू कैन यूज़ इट। दिस इज हाउ द UI लुक्स लाइक, राइट, कि यहाँ पे आके आप क्रिएट कर सकते हो लैम्डा फंक्शन। जो फंक्शन होगा उसको आप ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, जैसे .NET, जावा, Node.js, पाइथन, और उसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी यहाँ पे मिल जाता है कि अगर आप एक डिफाइन करते हो नॉर्मल पाइथन में आप कोड कर रहे हो, तो जब इवेंट आएगा उस टाइम पे ये प्रिंट करेगा हेलो, राइट, एंड देन यू कैन टेस्ट इट एंड देन यू कैन डिप्लॉय इट एज वेल। तो अब इसकी यूज़ केसेस क्या हो सकती है, ऑलरेडी हमने एक यूज़ केस डिस्कस किया जो कि है फाइल प्रोसेसिंग। उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई भी फाइल जब अपलोड हो रहा था S3 बकेट में, हम उसको प्रोसेस कर रहे थे। उसके अलावा हम वेब एप्लीकेशंस भी रन कर सकते हैं ऐसे ही, राइट, कि कोई APIs हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे जब कोई कॉल जाती है बस तभी वो अप हो जाएगा सर्वर, एंड इन दैट केस इट विल वर्क एंड देन बंद हो जाएगा। आप IoT एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको, या फिर कोई स्ट्रीम प्रोसेस करना है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड दिस एक्चुअली कैन, हाँ, स्ट्रीम प्रोसेसिंग मीन्स कि जब आपको कुछ प्रोसेस करना होता है, राइट, एक स्ट्रीम ऑफ डेटा आपके पास आ रहा है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, सो इन दैट केस यू आर यूजिंग इट, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिक कंटेनर सर्विस, राइट। सो ECS, सो इसमें क्या होता है, ये एक फुल्ली मैनेज्ड आपको कंटेनर्स को मैनेज करने का सर्विस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब यूज़ कर रहे होते हो ना AWS का ECS सर्विस, सो इन दैट केस जैसे हम डॉकर हब में हम जाके डॉकर कंटेनर्स को डाल देते, सेव कर देते हैं, बट हेयर यू कैन एक्चुअली यूज़ इट टू रन, स्केल एंड मैनेज द डॉकर कंटेनर्स, की डॉकर कंटेनर रन होके स्केल करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हो इन द क्लाउड, राइट। सो AWS ECS का भी कंसोल ऐसा दिखता है, राइट। आप यहाँ पे सर्विसेज में जाके ECS सर्च करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स। इसमें जो भी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होती है कि अगर आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें आपको पता है कि अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग सर्विसेज रन हो रही होगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर पर्पसेस, राइट। सो इन दैट केस आप यूज़ करते हो ECS को। उसके बाद आपको कुछ बैच प्रोसेस करना है फाइल्स को, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, and then you can also use it for hosting web applications, right। there are web applications which work on this microservice architecture कि मान लो आपका डेटाबेस है वो एक अलग डॉकर कंटेनर बनता है, राइट। उसके बाद आपका जो सर्वर है वो एक अलग कंटेनर है। सो इस तरीके से जो आपकी वेब एप्लीकेशंस होती है उनको मैनेज करने के लिए आप ECS पे यूज़ कर सकते हो। देन देर आर यूज फॉर मशीन लर्निंग एंड AI एज वेल, जहाँ पे आप कंटेनर्स रन करते हो अलग अलग फॉर डिफरेंट टास्क एंड। सो अभी तक हमने सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा था, राइट। जब हम लोग वेब एप्लीकेशंस में सीख रहे थे हमने सीक्वल इंजेक्शन पढ़ा था। सो देर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस विच इज़ नोन एज नो सीक्वल डेटाबेस। इसमें सीक्वल डेटाबेस में क्या होता था कि हम लोग ऐसे डेटाबेस की तरह बनाते थे, राइट, कि टेबल्स फॉर्म में हम स्टोर कर रहे होते थे और फिक्स्ड उसका स्ट्रक्चर होता था, राइट।
कि सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे फिक्स होता था कि इतने ही कॉलम्स है तो इतने ही है। कोई अगर पर्टिकुलर एक डेटा टाइप होगा, यहाँ पे एक अगर रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पे मुझे एक कॉलम चाहिए, सो वो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसे रिकॉर्ड है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉलम होगा। जो भी कॉलम्स है वो सबके लिए होना चाहिए, राइट, वो सबके लिए होता था उस केस में। बट नो सीक्वल क्या कहता है, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल और स्केलेबल। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं वो हम डॉक्यूमेंट्स की तरह स्टोर करते हैं, हम एक रिजिड टेबल्स में नहीं उसको स्टोर कर रहे होते हैं। सो इस केस में जैसे अगर कोई अलग से एंट्री है, सपोज देर इज़ अ डेटा से स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं ना, सपोज ऐसे, तो एक स्टूडेंट के लिए सपोज आपके पास आईडी है, नेम है, बट दूसरे स्टूडेंट के लिए आपके पास मे बी एक एक्स्ट्रा फील्ड भी है कि आईडी एंड नेम इज़ फाइन। यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी है इसके लिए, मोबाइल नंबर और समथिंग, राइट, सो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड अलग अलग ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आप अलग अलग एंट्रीज आप डाल सकते हो, आप स्केल कर सकते हो बेसिकली डेटा को, कि अगर किसी पर्टिकुलर डेटा वहाँ पे हम जो स्टोर कर रहे हैं वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हमें फील्ड चाहिए तो वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। इट हेल्प्स विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच इज़ अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। जो कि एसक्यूएल में हम काम कर रहे थे, उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर में होता है, वो उसमें चेंजेस नहीं होती डिपेंडिंग अपॉन अदर रिकॉर्ड्स। यहाँ पे क्या है, हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं मेनली, एंड इट इज़ डिज़ाइन टू स्केल हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मीन्स जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आपको एक अलग से पैरामीटर्स आपको चाहिए कि कॉलम्स वगैरह आप स्टोर कर रहे हो, देयर यू कैन बेसिकली यूज इट। नेक्स्ट वी हैव AWS DynamoDB। सो DynamoDB क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया नो एसक्यूएल डेटाबेस को, तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की सर्विस होती है, राइट, इट इज़ फुल्ली मैनेज्ड एंड इसको आप इजीली स्केल कर सकते हो, लो लेटेंसी एक्सेस है, जैसे कि हमने देखा कि स्केल कैसे कर सकते हैं हम एक नो एसक्यूएल डेटाबेस को, राइट। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड है फॉर सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग, राइट, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि किसको एक्सेस आपको देना है इस पर्टिकुलर सर्विस का, एंड आप मॉनिटर कर रहे हो तो हर टाइम कि क्या यूजेज है एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन गो देयर, एंड यहाँ पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जाके इसकी यूज़ केसेस क्या है, अलग अलग जहाँ पे भी आपको डेटाबेस की नीड है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। कि आपको कोई गेम से रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हो, या फिर आईओटी एप्लीकेशन है आपका कोई जहाँ से आपको डेटा स्टोर करना है, या फिर सेशन मैनेज करना है यूज़र्स का, ऑल दोज थिंग, राइट। यू हैव टू रियल टाइम एनालिसिस ऑफ डेटा, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द AWS DynamoDB। तो दीज वर द मेन सर्विसेज जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, कि आपको कंप्यूटर मिल रहा था, आपको स्टोरेज मिल रहा था एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। बट दिस इज अनदर सर्विस, यहाँ पे क्या होता है ना कि आप मैनेज कर रहे होते हो, जैसे द नेम ऑल्सो सजेस्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी यूज़र जो आपकी AWS पे आपकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है या फिर उसको कन्फिगर कर सकता है, तो कौन ये सब कर सकता है, राइट। कि आइडेंटिफाई करना कि कौन आके यूज़ कर रहा है आपकी AWS कंसोल को, एंड एक्सेस किसको किसको दिया हुआ है उस चीज़ को अगर हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो इसमें क्या करता है, हम सिक्योरली कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो भी AWS के सर्विसेज हैं या फिर रिसोर्सेज हैं, इनको कौन मैनेज कर सकते हैं, कोई सर्विस कितना वहाँ पे एक्सेस कर सकता है इस चीज़ को, राइट। सो सपोज दिस इज और AWS IAM। यहाँ पे आइडेंटिटीज़ मतलब क्या, कि कौन रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को, कि कौन वहाँ पे उस सर्विस को एक्सेस कर सकता है, एंड उसके बाद परमिशंस क्या होता है, कि क्या क्या आपको परमिशंस है कि आप उस चीज़ पे कर सकते हो। सपोज देर इज़ अ पर्टिकुलर यूज़र और उस यूज़र को एक्सेस है S3 का, बट अब उसमें उसको क्या क्या चीज़ें एक्सेस करने का परमिशन है। मे बी उसको रीड परमिशन है कि वो S3 से डेटा रीड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, बट वो पुट जो होता है उसका परमिशन, पुट परमिशन उसको नहीं दिया हुआ, बस रीड का फंक्शन परमिशन दिया हुआ। दैट मीन्स ही कैन रीड फ्रॉम S3 बट ही कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू द S3 बकेट। सो ये सब चीज़ें मैनेज होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं अपने AWS की सर्विसेज को, राइट।
सो IAM का भी डैशबोर्ड ऐसा दिखता है, राइट। सो इट ऑल्सो गिव्स यू द सिक्योरिटी रिकमेंडेशन सबसे पहले, है ना, कि रूट यूज़र के पास कोई एक्सेस कीज नहीं है रूट यूज़र के लिए अलग से, रूट यूज़र हैज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड। सो दीज थिंग्स ये सजेस्ट भी करेगा कि अगर इन केस आपने इनमें से कुछ भी कम बंद कर रखा होगा तो यहाँ पे वो आपको अलर्ट भी करेगा, राइट, रेड में मार्क आएगा कि यू शुड चेंज दिस सेटिंग्स, राइट। एंड उसके बाद अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं IAM के अंदर, जैसे यूज़र्स होते हैं, यूज़र के ग्रुप्स होते हैं, देन देर आर रोल्स, पॉलिसीज एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। सो अब देखते हैं इनको धीरे धीरे कि क्या होती है ये एक एक चीज़ें। तो सबसे पहले आता है IAM यूज़र्स। IAM यूज़र्स कौन है? IAM यूज़र्स है या तो कोई ह्यूमन यूज़र है जो कि एक्सेस कर रहा है किसी भी AWS रिसोर्स को या फिर उस कंसोल को, या फिर कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है। वाई एप्लीकेशन? बिकॉज अभी जैसे हमने देखा कि S3 पे कुछ अपलोड होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक लैम्डा फंक्शन कॉल होता है। सो इस केस में अगर मुझे S3 पे कुछ अपलोड करना है, मे बी मेरे वेब एप्लीकेशन के थ्रू अपलोड हो रहा है, तो उस केस में वो जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो एक्सेस कर रहा है उस रिसोर्स को, कोई ह्यूमन मैनुअली नहीं कर रहा होता है, राइट। सो इन दैट्स वाई individuals or applications those who need access to the AWS services, right। सो हम यहाँ पे आके यूज़र्स देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र है student1। सो यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं कि उसके पास क्या क्या उसकी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, लास्ट उसने कब साइन इन किया था, एंड देन देर इज़ ऑल्सो एन एक्सेस की एज वेल। सो एक्सेस की क्या होता है ना, जैसे आप नॉर्मली ऐसे वेब इंटरफेस पे जाके आप लॉग इन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हो, एंड अगर आपने MFA ऑन कर रखा हुआ है तो इन दैट केस आप उस अपना कोड देते हो, जो भी OTP आपके पास आती है आप उसको वैलिडेट करते हो। बट अगर कोई एप्लीकेशन है तो फिर वो किस तरीके से करेगा, राइट। सो उसके लिए क्या होता है, कुछ कीज़ होती है, दो कीज़ होती है AWS में, एक एक्सेस की होती है एंड देन देर इज़ अ सीक्रेट की एज वेल। तो उन दोनों कीज़ को यूज़ करके आप ऑथेंटिकेट करते हो खुद को व्हेन यू आर डूइंग इट, कि आप CLI से जब आप एक्सेस करने जाते हो या फिर आप अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करते हो, राइट। देन देर आर IAM ग्रुप्स। अभी यूज़र्स में हमने देखा कि एप्लीकेशंस है या फिर कोई ह्यूमन यूज़र्स है जो कि एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप एक आइडल सिनेरियो आप देख रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक AWS अकाउंट है, तो वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं जिनको उसकी एक्सेस है, एंड देर इज़ गोइंग टू बी कि अलग अलग टाइप के यूज़ केसेस के लिए अलग अलग लोग यूज़ करेंगे, राइट। सपोज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर मेरे पास एक एडमिन, कुछ एडमिन्स हैं जिनके पास पूरा एक्सेस होना चाहिए कि वो परमिशन दूसरों को दे सके या फिर परमिशन रिवोक कर सके। फिर कुछ डेवलपर्स हैं मे बी जिनको बस EC2 इंस्टेंसेस का एक्सेस चाहिए कि उनको VMs रन करनी है, वहाँ पर जाके उनको कुछ अपने एप्लीकेशंस को रन करवाना है। देन देर इज़ अ QA टीम जिनको मे बी कुछ और चीज़ों का चाहिए एक्सेस। देन देर इज़ अ ऑडिट टीम जिसको मे बी कुछ डेटाबेसेस का चाहिए एक्सेस जहाँ से वो कुछ देख सके, या फिर पूरा सिक्योरिटी ऑडिट चाहिए उनको। सो उसके लिए उनको कुछ पर्टिकुलर एक्सेस चाहिए, राइट। सो इस केस में अलग अलग लोग होंगे इस टीम में, राइट। देयर आर 3 पीपल मे बी हियर, यहाँ पे मे बी 4 लोग हैं, 8 यहाँ पे है, 2 लोग यहाँ पे भी हो सकते हैं। सो इस सिनेरियो में सबको जाके परमिशंस आपको देना पड़ेगा कि डेवलपर हो तो फिर आप EC2 एक्सेस कर सकते हो, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, बट आप IAM एक्सेस नहीं कर सकते। आप किसी और को परमिशंस देना है या नहीं वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चारों डेवलपर्स के लिए हमको ऑल सेम परमिशंस देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स, जिससे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कैसे हम उनको एक्सेस दें या फिर कैसे हम उनको परमिशंस दे सकते हैं, राइट। सो मैं एक ग्रुप बना दूंगा डेवलपर, उस ग्रुप पे मैं सारे परमिशंस मैं दे दूंगा कि ठीक है, यू हैव एक्सेस टू डू दिस, यू हैव एक्सेस टू मे बी EC2 इंस्टेंस और S3 बकेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसे सिमिलरली मैं एडमिन का एक ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे मैं दूंगा कि एडमिन के पास क्या क्या एक्सेस है, QA वालों के लिए एक ग्रुप होगा एंड अदर टीम्स के लिए भी ऐसे ग्रुप्स बना दूंगा। फिर जब भी मैं कोई नया यूज़र ऐड करता हूँ, सपोज देयर इज़ अ न्यू एम्प्लॉय हु कम्स इन एंड जॉइन्स एज अ डेवलपर, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं उसको इस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दूंगा एंड उसको सब एक्सेस अपने आप मिल जाएगा, राइट। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ही विल ओनली हैव हिज क्रेडेंशियल्स एंड उससे वो एक्सेस करेंगे। उसके बाद अगर कोई और चला जाता है सपोज, तो उस केस में मुझे उसका अगर एक्सेस रिवोक करना है तो मैं सिंपली उसको इस ग्रुप से बाहर कर दूंगा एंड द एक्सेस विल बी गॉन, राइट। सो दैट्स द नीड ऑफ IAM ग्रुप्स। सो IAM ग्रुप्स जैसे यूज़र ग्रुप्स है ना, यहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो कि क्या ग्रुप्स हैं, उनके पास क्या क्या परमिशंस हैं, कब क्रिएट हुए थे। सो नेक्स्ट इज IAM रोल्स। IAM रोल्स क्या करता है कि ये एंटिटीज़ होती है जिनके पास कुछ पर्टिकुलर परमिशंस हैं, जो परमिशन IAM यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो
जैसे अगर आपको कोई एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ है जिनको आपको एक्सेस करना है या फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क है, तो उसके लिए आप एक सेट रोल बना सकते हो कि जिस रोल को यूज़ करके या फिर जिस एज्यूम कर सकते हो उस रोल को, एंड यूजिंग दैट दे कैन एक्सेस दैट। सो यू कैन सी कि यहाँ पे आई एम के कुछ अलग अलग कुछ डिफॉल्ट रोल्स है, जैसे कि ए डब्ल्यू एस सर्विस रोल फॉर एक्सेस एनालाइजर सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर रोल है, ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लिए कुछ अलग अलग रोल्स है, राइट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि परमिशंस देते हैं यूजिंग रोल्स और यूजिंग द ग्रुप्स और यूजर्स। उसके बाद है कि कैसे परमिशन हम दे सकते हैं। परमिशंस के लिए है पॉलिसीज, हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस में इसको, राइट। तो पॉलिसीज क्या होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको जेसन लाइक स्ट्रक्चर में हम लिख रहे होते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्या एक्सेस दिया गया है, राइट, क्या एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे सबसे पहले आप वर्जन यूज डालते हो कि क्या वर्जन है उस पर्टिकुलर पॉलिसी का, एंड उसके बाद आप एक स्टेटमेंट ऐसे कीवर्ड लिखते हो जिसके अंदर एक एरे में आप अलग अलग स्टेटमेंट्स आप ऐड कर रहे हो। तो राइट, सबसे पहले आप इफेक्ट है कि वेदर यू आर अलाउिंग समथिंग और नॉट। अगर आप इफेक्ट ऐसे डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो डिनाई पॉलिसी होती है कि बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी एक्सेस नहीं दिया जाएगा। आप जैसे जैसे पॉलिसीज अलाउ करोगे, पॉलिसीज के थ्रू आप कुछ भी चीज़ें अलाउ कर रहे होगे, उस टाइम पे वो परमिशन मिलेगा। क्योंकि पॉलिसीज में बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाई होता है, तो बाय डिफॉल्ट आप सोचने जाओ तो AWS क्लाउड में सब कुछ सिक्योर्ड है ऑलरेडी, क्योंकि किसी को भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस दिया ही नहीं हुआ, किसी को कुछ भी एक्सेस नहीं है, राइट। आपने एक बार धीरे धीरे जब आप एक्सेस देते हो, जब आप ऐसे पॉलिसीज कन्फिगर करते हो, वहाँ पे आ जाती है मिसकन्फिगरेशंस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, जो कि हम बाद में देखेंगे। सो आइडिया इज कि यहाँ पे अपने इफेक्ट में अलाउ कर दिया, तो उसके पास अलाउ उसको परमिशन मिल गया कि ही कैन डू दिस, राइट। और उसके बाद एक्शन में आपने अगर स्टार दे दिया, जैसे फॉर दिस एग्जांपल यहाँ पे हमने किया है इफेक्ट अलाउ एंड देन एक्शन स्टार एंड रिसोर्स स्टार, स्टार मीन्स ऑल, राइट। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ करने का उसको एक्सेस दे दिया, कोई भी रिसोर्स पे जाके वो यूज़र कुछ भी कर सकता है। बेसिकली दिस इज़ द पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो अगर मुझे किसी को भी अपने AWS अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, उस केस में मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी को यूज़ करता हूँ, राइट। इट विल प्रोवाइड द फुल एक्सेस टू ऑल द AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, राइट। यहाँ पे जाके आप बहुत सारे पॉलिसीज प्री डिफाइंड आते हैं AWS में, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 1200 सम पॉलिसीज आर देयर जो कि बाय डिफॉल्ट आते हैं, विच आर मैनेज बाय AWS। यहाँ पे जाके आप अपने खुद के पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग देयर, एंड आपको वैसे जेसन फॉर्मेट में आप लिख के आप अपना कस्टम पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है कि आपने रीड ओनली एक्सेस दिया है एंड आपने अलाउ किया है, यहाँ पे आपने नाम दिया है SID स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी विच यू आर गिविंग, एंड वहाँ पे आपने इफेक्ट दिया है अलाउ, कि आप अलाउ कर रहे हो, एंड उसके बाद आपने ये सब चीज़ें हैं जो आपने अलाउ किया है, राइट। कि कुछ गेट फंक्शंस है, लिस्ट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, मेनली दोज थिंग्स आर अलाउड। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या करता है, जैसे हमने देखा कि पॉलिसीज डिफाइन करती है कि कौन यूज़ कर पा रहा है। अभी आपने एक वर्चुअल मशीन अप कर दिया, राइट। जैसे आपका ये EC2 इंस्टेंस है, वो अप है, वो रन हो रहा है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप SSH यूज़ करके आप इस पर कनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। आपने SSH यूज़ करके आपको कनेक्ट करना है इसको एक कंसोल से, आपको शेल एक्सेस चाहिए। अब आप ये नहीं चाहते कि इसकी सब चीज़ों को हर कोई एक्सेस कर पाए, राइट। जैसे फायरवॉल्स होता है आपके लिए, उस तरीके से ये एक वर्चुअल फायरवॉल जैसा होता है, जिस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कौन से IP एड्रेसेस से इस पे एक्सेस कर सकते हैं हम, या फिर इसके कौन से पोर्ट्स पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मे बी यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे मैंने पोर्ट 80 पे अलाउ कर रखा है, एंड जो भी दूसरे TCP के पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पे मैंने अलाउ ही नहीं किया कि कोई रिक्वेस्ट कर ही ना पाए उस पर, एंड कोई उसको इजीली एक्सेस ना कर पाए, राइट। दैट्स द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब आप क्लाउड पे कोई भी चीज़ डाल रहे हो, अगर आपने सब कुछ सही से कन्फिगर किया है, देन इन दैट केस देर इज़ वेरी लेस चांसेस कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। बिकॉज वल्नरेबिलिटीज़ की चांसेस बहुत कम होती है यहाँ पे, क्योंकि जो भी सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर है, बहुत काफ़ी ज़्यादा आप मैनेज्ड लेते हो ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे मेन चीज़ें यही है कि आप कैसे कन्फिगर करते हो। सिक्योरिटी ग्रुप विल हेल्प यू, विल एक्ट एज अ वर्चुअल फायर वॉल, एंड इट विल कंट्रोल द इनबाउंड एंड ऑल्सो द आउटबाउंड ट्रैफिक एज वेल, कि यहाँ से आप कहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, कौन से मशीन पे, एंड ऑल दोज थिंग्स। जब आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे ना, वहाँ पे आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि आप वहाँ पे कन्फिगर कर सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज चल सकती है, कौन से रिक्वेस्ट आ सकते हैं। Now let's talk about cloud security.
सो क्लाउड सिक्योरिटी मीन्स कि जो भी टेक्नोलॉजी या फिर पॉलिसीज़ आप यूज़ कर रहे हो जिससे कि आप अपने क्लाउड में जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है या फिर जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड में, जो आपके वर्चुअल मशीन्स वगैरह है, वो सबको आप सिक्योर कर रहे होते हो, राइट। सो इससे आपको क्या इंश्योर करना है कि आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है क्लाउड में जो स्टोर्ड है, दैट शुड बी सिक्योर्ड। आफ्टर दैट जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है या रेगुलेशंस है रिलेटेड टू डेटा और समथिंग, दैट शुड बी मेट। एंड फाइनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कॉमन थ्रेट्स, जो भी कॉमन थ्रेट्स होते हैं। सपोज आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, राइट, एंड उस पर आपने SSH भी ऑन कर रखा है, एंड SSH आपने उसमें एक्सेस जो दिया है वो मे बी पासवर्ड के थ्रू आपने दे दिया है एक्सेस की, आप लॉग इन करते हो यूजिंग यूज़र ID एंड पासवर्ड। एंड नाउ इस पे कोई भी आके ब्रूट फोर्स कर सकता है, राइट। और अगर आपने पासवर्ड वीक रखा है, सो इन दैट केस दैट चांसेस आर कि वो ब्रूट फोर्स अटैक करके उसको टेक डाउन कर लेगा, उस पर एक्सेस ले लेगा शेल पे, राइट। सो इसलिए क्या होता है कि जैसे आपने सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपने मेंशन कर लिया कि ये पर्टिकुलर IP एड्रेस से ही रिक्वेस्ट आएगा, इस पर कोई और रिक्वेस्ट पहुंचेगा ही नहीं मशीन तक, सो इन दैट केस आप उन चीज़ों को एलिमिनेट करते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे की पेयर जनरेट कर देते हो कि ओनली थ्रू द प्राइवेट कीज एंड पब्लिक की आप एक्सेस कर सकते हो SSH को, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस इट। सो इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं सो दैट द रिसोर्सेज दैट आर देयर दे आर केप्ट सिक्योर्ड। क्लाउड सिक्योरिटी में कुछ मेन चीज़ें आती है, जैसे कि आपको डेटा सिक्योरिटी रखनी है कि डेटा शुड बी सिक्योर। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी की जो भी क्लाउड में हमारी एप्लीकेशंस डिप्लॉयड है, जैसे कि अगर एक वेब एप्लीकेशन है, सो इट शुड बी अवेलेबल, राइट, कि जब मैं उसको एक्सेस करने जाऊँ तो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। फिर कंप्लायंस की चीज़ें होती है काफ़ी सारी। उसके बाद आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो हमने ऑलरेडी देखा कि कौन एक्सेस कर सकता है, कि अगर सपोज समवन गेट्स इनटू योर AWS अकाउंट, राइट, उस केस में तो फिर उसके बाद सब एक्सेस आ सकता है। कि अगर वो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट नहीं होता, कि सपोज कोई भी लॉगिन कर रहा है उसको सारा एक्सेस अगर मिल जाता, सो इन दैट केस कोई भी अगर आता है तो उस केस में वो एक्सप्लॉइट कर, अगर उसने लॉगिन कर लिया फिर उसके लिए सब कुछ सेट हो जाता है। सो इन दैट्स वाई आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद गवर्नेंस होती है, एंड दोज थिंग्स आर ऑल्सो देयर, राइट। सो नाउ वाई डू वी नीड टू सिक्योर द क्लाउड। हमने देखा कि क्लाउड सिक्योरिटी ये होता है कि हाँ, हमें मेक श्योर करना है कि नो बडी कैन अटैक इट और डेटा प्रोटेक्टेड रहे। सो क्लाउड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अभी रिसेंटली December 23 दे फाउंड कि एक थ्रेट एक्टर्स है जो कि AWS का एक STS सर्विस होता है जिसको यूज़ करके इन्फिल्ट्रेट कर सकता है क्लाउड अकाउंट्स में। सो यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया है, आप जाके पढ़ भी सकते हो, राइट, यहाँ पे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट, कि अटैकर्स AWS के सिक्योर टोकन सर्विस जो होता है उसका एडवांटेज लेके वो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं क्लाउड अकाउंट्स में कुछ अटैक्स वगैरह कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज दैट कीप, देर आर डिफरेंट थ्रेड्स दैट कीप ऑन कमिंग, जो कि मिसकन्फिगरेशंस के थ्रू आ जाती है, राइट। जैसे कि एक क्रिप्टो जैकिंग कैंपेन चला था जिसमें क्या कर रहे थे कि वो AWS यूज़ कर रहे थे और लोगों के AWS वर्चुअल मशीन्स में जाके दे वर एक्चुअली माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टोज के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए होता है, हमने पता है हमें। सो उसके लिए क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स जो चल रहे होते हैं उन पे वो अटैक करके एंड देन दे कैन बेसिकली डू इट। सो यू कैन रीड अबाउट इट एज वेल। सो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली $4,000 पर डे का क्लाउड बिल्स आ रहा था क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा माइनिंग करी थी। Similarly, there is also this Legion malware which upgraded to target the servers on using the AWS credentials, right? तो AWS credentials use करके SSH servers को target कर रहे थे। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, की आती रहती है, राइट, की चीज़ लोग ट्राई कर रहे होते हैं। क्योंकि आप सोचो कि अगर एक वर्चुअल मशीन है उसके पास अगर हाई कंप्यूट पावर है तो उसको एक्सेस करने का सब ट्राई कर रहे हैं। सो दैट्स वेयर यू हैव टू कन्फिगर योर क्लाउड एप्लीकेशंस परफेक्टली, क्योंकि आप यहाँ पे क्लाउड में वल्नरेबिलिटीज उतनी नहीं होती बट मिसकन्फिगरेशंस होता है। लोग मिसकन्फिगर कर रहे थे पॉलिसीज़ को, जैसे हमने देखा IAM पॉलिसी में अगर आप अलाउ कर दोगे सब यूजर्स के लिए सब कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। सो दिस वॉज अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी, और या फिर क्यों हमें AWS को सिक्योर करना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल सी व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स, कि आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कोई अगर कुछ मिसकन्फिगरेशन हो गया है तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट करके कोई टारगेट कर सकते हैं, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट AWS एज वेल। सो आज के लिए जो एक्टिविटीज़ है, देयर यू हैव टू क्रिएट अ फ्री टियर AWS अकाउंट एंड लॉग इन। सो मोहन, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बिकॉज आई थिंक यू माइट नीड क्रेडिट कार्ड फॉर दिस टू क्रिएट द फ्री अकाउंट। ओके, ओके, तो एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर अकाउंट हो जाता है ना फ्री टियर क्रिएट, देन इट्स फाइन। अगर नहीं होता है तो मैं आपको कुछ और एक्टिविटीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या इन द मीन टाइम आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग सर्विसेज को, राइट, की कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना, आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस ऑफ टाइप T2 माइक्रो,
T2 माइक्रो एक इंस्टेंस का टाइप होता है जब आप क्रिएट करने जाओगे, यू कैन सी देयर। एंड यूजिंग द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है। एंड उसके बाद जब आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, उसको रन करके आपको उस पर SSH करना है। आपके विंडोज़ मशीन से आपको उस पर SSH करना है। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ पब्लिकली एक्सेसिबल S3 बकेट, एक S3 बकेट क्रिएट करना, हमने S3 बकेट के बारे में डिस्कस किया था। एंड देयर यू हैव टू अपलोड एन इमेज, और उस इमेज को अपलोड करने के बाद उस इमेज का जो लिंक होगा ना जिससे हम एक्सेस कर पाए, उसको आपको शेयर करना है डिस्कॉर्ड पे। सिमिलरली आपको एक स्टैटिक वेब पेज होस्ट करना है S3 बकेट पे, एंड उसका भी लिंक आपको शेयर करना है डिस्कॉर्ड पे। एंड फाइनली आपको एक IAM यूज़र क्रिएट करना जिसका नेम होगा स्टूडेंट, एंड फिर उस पर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आप दे सकते हो अभी के लिए। बट मेक श्योर कि अगर आप AWS पे कुछ भी कर रहे हो, जैसे अगर आपने EC2 इंस्टेंस रन किया या फिर S3 बकेट बनाया, तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगा ना, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मुझे 1-on-1 सेशन में शो कर देना। आफ्टर दैट आप इसको ऑफ कर देना मशीन्स को, एंड डिलीट कर देना, बिकॉज अगर ये मशीन चलता रह गया देन इन दैट केस बिलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, और बिल्स का आपको 24 आवर्स के बाद पता चलता है, राइट, क्योंकि ये यूजेज के बेस पे बिल्स करते हैं। सो जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाए, मशीन्स को ऑफ करके डिलीट कर दो सीधा, अगर आपको नहीं चाहिए उसमें से कुछ, और अगर आपको बाद में भी यूज़ करना रहता है तो जैसे ही आपका काम खत्म होता है मशीन को स्टॉप कर दो, राइट। एंड द सेम गोज विद S3 बकेट एज वेल। S3 बकेट में तो उतना है नहीं, बट स्टिल कि अगर पब्लिकली बकेट है तो फिर जैसे आपने कर लिया ना एक्टिविटी, आपने मुझे दिखा लिया, उसके बाद आप डिलीट ही कर दो अभी के लिए, दैट वुड बी बेटर। एंड इन नेक्स्ट क्लास विल सी कि कैसे अलग अलग पॉलिसीज़ होती है जिससे हम इनको सिक्योर कर सकते हैं, एंड अदर थिंग्स।